गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे इंस्ट्रक्शनल स्टडीज़ फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन अर्थात अधिगम में कठिनाई रखने वाले बालकों हेतु अनुदेशन अभ्यूह। अधिगम असमर्थ बालकों के लिए शिक्षा की मुख्य धारा संबंधी अनुदेशनों के लिए निम्नलिखित 2 आयाम उपलब्ध दिए गए हैं, जिसमें दोनों आयामों के नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 रेमीडियल अप्रोच अर्थात रोकथाम आयाम और दूसरा आपका है कंपेशनस अप्रोच अर्थात क्षतिपूर्ति आयाम। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेमीडियल अप्रोच के बारे में, यानी कि रोकथाम आयाम के बारे में। प्राथमिक निपुणताओं के शिक्षण हेतु रोकथाम की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। यह आयाम कम उम्र के विद्यार्थियों के लिए अधिकतर उपयुक्त किया जाता है। जिन विद्यार्थियों की उम्र कम होती है उन विद्यार्थियों के लिए इसका प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है और ये प्राथमिक निपुणताओं के शिक्षण हेतु रोकथाम की प्रविधियों के रूप में किया जाता है। दूसरा आता है आपका कंपेशनस अप्रोच अर्थात क्षतिपूर्ति आयाम। यह आयाम बालकों को उनकी प्राथमिक निपुणताओं में कमियों के प्रभाव से बचकर निकाल ले जाता है। सामान्य शिक्षा कक्ष में विशिष्ट छात्रों को निपुणताओं को प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के अनुकूलन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 प्रत्यक्ष तरीके से अर्थात सीधे तरीका या अनुदेशन देना, है ना, यानी कि आप डायरेक्ट भी आप उसको बता सकते हो। सीधे से मतलब ये है अनुदेशन देकर बता सकते हो। और दूसरा आपका आता है अतिरिक्त मार्गदर्शन, यानी कि अतिरिक्त मार्गदर्शन आप कह सकते हैं, वो आप देंगे अनुभव के द्वारा। अधिगम की जो सफलता होती है वो सुनिश्चित करने के लिए विषय की सामग्री को छोटे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए तथा उसको धीरे धीरे अधिगम के क्षेत्र में आगे भी बढ़ाना चाहिए। अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर भी देने चाहिए। अध्यापक अभ्यास के समय बालकों की कार्य क्षमता का निरीक्षण भी कर सकता है। इस कार्य में कोई सहायक अथवा सहयोगी भी सहायता कर सकता है। परिवर्तन के प्रस्तावों में निम्नलिखित बातें भी सम्मिलित हैं। कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं, इनको हम क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार से जानेंगे। नंबर 1 पढ़ने की क्षमता को कम करना। नंबर 2 पढ़ने की निम्न स्तर पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने योग्य सामग्री को दूसरी सामग्री द्वारा बोलना। सूचनाओं को अन्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत करना, जैसे भाषण के द्वारा सूचना को प्रदर्शित करना, कक्षा में विचार विमर्श द्वारा सूचनाओं को अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत करना। देखने योग्य सामग्री जो होती है उसका नाम है, जैसे चित्रों के द्वारा, मानचित्रों के द्वारा, ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा, स्लाइड्स के द्वारा, इनके द्वारा सूचनाओं की जानकारी प्रस्तुत की जाती है। सुलेख कार्यों में असमर्थ बालकों के लिए श्यामपट्ट लेखन, स्लेट के द्वारा या सेल खड़ी या स्टेनलेस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जो बालक होते हैं
वो बालक सुलेख कार्यों में असमर्थ बालकों के लिए, जो मंद गति से रखते हैं, उनके लिए सुलेख कार्य का परिणाम कम करना अथवा समय सीमा को अधिक करना होता है। परीक्षा तथा कार्यों का प्रारूप कुछ इस प्रकार बनाना कि लेखन संबंधी कार्य कम हो जाएं, जैसे वैकल्पिक प्रश्नों का प्रयोग करना, बालकों का मार्गदर्शन किया जाए तथा जहाँ तक संभव हो सके कैलकुलेटर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं तथा अन्य उपकरणों की सहायता भी हम ले सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ सपोर्टिव एड्स, सहायक सामग्री का चयन। सहायक सामग्री के चयन के अंतर्गत इसके अंतर्गत अध्यापक सामान्य तथा बाधित बालकों की शिक्षा से में कठिन प्रत्ययों को कक्षा में पढ़ाने हेतु उचित सहायक सामग्री एवं अधिगम अनुभवों का प्रयोग कर सकता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो अध्यापक श्रवण बाधित बालक के शिक्षण के लिए ध्वनि युक्त टेप का प्रयोग कर सकता है। टेप में सुनने योग्य ध्वनि होनी चाहिए, जिससे श्रवण बाधित बालकों द्वारा वाणी के प्रयोग का उचित विकास हो सके। इसके अतिरिक्त टेप की हुई ध्वनि से मेल रखती हुई श्रवण सामग्री बालकों को दे देनी चाहिए। इस प्रकार से अध्यापक कम सुनने वाले बालक अथवा श्रवण बाधित बालकों की अक्षरों के अधिगम में सहायता भी प्रदान कर सकता है तथा प्रत्येक ध्वनि के अधिगम हेतु शुद्ध उच्चारण करने में अध्यापक बालकों की सहायता भी कर सकता है। इसी प्रकार से जो दृष्टिहीन बालकों को कक्षा में अधिगम प्रत्ययों को सिखाने के लिए सामग्री का जो चयन किया जा सकता है, उदाहरण के लिए हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पहाड़ियों और चट्टानों के बारे में शिक्षण करना। अस्थि बाधित बालकों को किसी भी प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों के साथ अधिगम प्रत्ययों की अस्थि बालकों की शिक्षा दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर एक बालक जिसकी एक भुजा नहीं है, भुजा से मतलब उसका एक हाथ नहीं है, तो उसे लेखन में निपुणता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थिति में अध्यापक लंगड़े यानी कि जिसका हाथ पैर के अनुकूलन में उपकरण सामग्री को प्राप्त करने में बालक की सहायता कर सकता है। अध्यापक बालकों को मोटे पेन अथवा पेंसिल दे सकता है, जिसे बालक आसानी से पकड़ सकता है। अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे, इंस्ट्रक्शनल स्टडीज फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, अर्थात मानसिक मंदित बालकों हेतु अनुदेशन अभ्यूह। ये सबसे अधिक सामान्य क्षेत्र है जिनमें शिक्षा की मुख्य धारा से संबंधित ऐसे बालकों के लिए अनुकूलन किया जा सकता है जिसमें बाधित का परिणाम बहुत कम होता है। साथ ही मानसिक मंदता भी बहुत कम हो जाती है। ऐसे बालकों को मूल निपुणता तथा कार्य करने की आदतों को प्राप्त करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। अगर हम ऐसे बालकों को निपुण बनाते हैं
और उनको निपुण बनाने के लिए हमें विशेष रूप से ऐसे बालकों की सहायता करनी चाहिए, जिससे शारीरिक रूप से कम बाधित अथवा मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा में कार्य के प्रति आदत पैदा करना मुख्य धारा का ये मुख्य आयाम होता है। निपुणताओं की कमी के लिए क्षति पूर्ति करना अथवा रोकथाम करना लक्ष्य नहीं होता है। बालक बड़ा होकर अपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत करे, उसके लिए निपुणताओं में विकास करने के लिए अनुदेशन होना चाहिए। बालक को जीवन क्रियाओं से संबंधित शिक्षण सामान्य कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रकार की विधियों से दिया जा सकता है। बालक को सामान्य पाठ्यक्रम तथा विभिन्न जीवन क्रियाओं से संबंधित बातों की जानकारी विस्तार पूर्वक समझाई जा सकती है। शारीरिक और मानसिक बाधित अथवा मंदित बालकों को मूल निपुणताओं संबंधित अनुदेशन पाठ्यपुस्तकों एवं अभ्यास पुस्तकों के अतिरिक्त अध्यापकों के द्वारा बतलाया जाना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं इस तरह से कि बालक के दैनिक जीवन में आवश्यक निपुणताओं को प्राप्त करने के लिए अध्यापकों का विशेष रूप से अनुदेशन देने चाहिए, जो पुस्तकों में नहीं दिए गए हों, जिससे यह छात्र दैनिक समस्याओं को समझ सकें, चाहे वह स्कूल के शिक्षण क्षेत्र में हो अथवा दैनिक व्यवहारिक क्षेत्र में। इससे संबंधित दो प्रकार के अभ्यूह हैं, जिनको हम इस प्रकार से समझेंगे। नंबर 1, इकाई आयाम, जिसके अंतर्गत छात्रों में मूल्य तथा रुचि मुख्य उद्देश्य से संबंधित विभिन्न मूलभूत निपुणताओं का समन्वय करना। दूसरा वह आता है कि क्रियात्मक अभ्यास संबंधी आयाम, जिसके अंतर्गत छात्रों को क्रियाओं के द्वारा उसके वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु कुशलताओं को बढ़ावा देना। कार्य संबंधी आदतों को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यदि बालक से कोई कार्य करने के लिए दिया जाए तो वह किस प्रकार का व्यवहार करता है। सर्वप्रथम कार्य संबंधी आदतों को प्राप्त करना शैक्षिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को विशिष्ट कार्य संबंधी व्यवहार के क्षेत्र में अभ्यास तथा अनुदेशन को प्राप्त करना चाहिए। साथ ही बालकों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का तत्काल पुनर्बलन भी देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।